पाकिस्तान में अवेलेबल बेस्ट हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं और इनकी लाइफ बहुत अच्छी है। किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं, इससे हम कितनी बिजली की बचत कर सकते हैं या हमारे बिल में क्या फ़र्क आएगा? अब ये जो हमारा प्राइमरी गार्डर इस वक्त लगा हुआ है, ये प्राइमरी गार्डर 5 mm थिकनेस का है और 1 फीट के अंदर। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है कि जब लोग एस्टिमेट लेते हैं सोलर का, तो कहीं लोगों को जो है वो रेट्स कुछ कम मिल रहे होते हैं, कहीं रेट्स कुछ ज़्यादा मिल रहे होते हैं, तो उस पर फिर लोग जो है ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि भाई ये फ़र्क जो है वो क्यों आ रहा है। लाइफ का कितना फ़र्क आ जाता है अगर ये इन्वर्टर लगाया और जो फ़ैन वाला जो होता है तो वो तो वैसे ही रस्ट प्रूफ होता है। तो दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके लिए आप बेफिक्र हो सकते हैं। अच्छा, एसपीडी ज़रा क्विकली बता दें कि किस लिए इस्तेमाल की जाती है। तो मेन चीज़ जो इलेक्ट्रिकल्स होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि भाई इसमें आपने कौन सी केबल्स यूज़ की हैं, कौन से ब्रेकर्स यूज़ किए हैं। AC ब्रेकर शनाइडर के ओरिजिनल लगाएं। ये ब्रेकर मार्केट के अंदर नॉर्मली बिल्कुल ऐसे ही सेम आपको लगेगा और 1000-1200 रुपये के मिल रहे हैं। इस एक ब्रेकर की 2 पोल 32 एम्पेयर की, बहुत लोग कहते हैं 4 mm 6 mm वायर लगाएं डीसी के अंदर। डीसी के अंदर वायर की थिकनेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी वोल्टेज रेटिंग क्या है। कि हम हाइब्रिड सिस्टम की जब बात करते हैं तो ये भी हम पूछते हैं कि हम क्या लोड इस पर चला सकते हैं। तो इस पर हम बहुत आराम से 1.5 टन के 2 AC। अच्छा भाई दोस्तों, इस वक्त मैं लोकेशन पे आ गया हूँ जहाँ पे एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल हुआ हुआ है और मैंने सोचा कि भाई जो इंस्टॉलेशन हुई हुई है वही आप दोस्तों को दिखाई जाए ताकि एक आइडिया हो जाए कि सोलर पैनल जो है वो कितनी कैपेसिटी का जो है वो कितनी पावर जनरेशन करता है। ये चीज़ें भाई मैं भी आपको बता सकता हूँ, बट अभी जो है वो जिस कंपनी के साथ मैं इस वक्त मिल के काम कर रहा हूँ उनके जो है वो ओनर भी यहाँ पे मौजूद हैं। बेसिकली मैट एनर्जी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, उसको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस टाइम पे ताहा भाई, वो भी मेरे साथ मौजूद है। तो डिटेल्स जो है वो ताहा भाई से ले लेंगे। स्टार्ट हम करेंगे बेसिकली पैनल से और स्ट्रक्चर से, और थोड़ा सा क्वालिटी भी बात करेंगे भाई किस तरह का यहाँ पे वर्क हुआ हुआ है, काम हुआ हुआ है, ताकि देखने वालों को भी आइडिया हो सके कि जो इसकी इंस्टॉलेशन होती है उनमें किन किन टेक्निकल चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखा जाता है। तो मैं ताहा भाई को बुला लेता हूँ और उनसे ज़रा डिटेल्स लेंगे और आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो दोस्तों ये है ताहा हसन भाई हैं और ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं मैट एनर्जी को और बेसिकली इन्हीं के साथ मिलकर अभी मैं काम कर रहा हूँ। तो डिटेल्स जो है वो इन्हीं से पूछते हैं और पहले ज़रा कंपनी का प्रोफाइल के बारे में पूछ लेते हैं। तो ताहा भाई ज़रा अपने कंपनी के बारे में ज़रा बताएँ। अच्छा, मैं जहाँ तक कंपनी की बात करूँ तो मैंने ये कंपनी फाउंड की थी 2022 में और सितंबर में मैं इसकी फाउंडेशन की थी मैंने, और उसके बाद से अभी तक नियरली हम लोग 100 प्रोजेक्ट कर चुके हैं जो कि ऑन ग्रिड और हाइब्रिड दोनों इंक्लूडेड हैं। एज ऑफ नाउ जो हमारे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट में लार्जेस्ट स्केल ऑफ प्रोजेक्ट है वो 200 किलोवाट है जो करंदी क्रीक के अंदर हमने किया है। सही है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी हमारी एक इंस्टॉलेशन मेमार इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 250 किलोवाट की चल रही है, एक फूड फैक्ट्री के अंदर, और एक हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट 175 किलोवाट एक इंडस्ट्रियल अगेन टेक्सटाइल मिल के अंदर नॉर्थ कराची में स्केड्यूल्ड है जो कि हमने करना है। सही है। उसके अलावा रेजिडेंशियल हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं और रेजिडेंशियल में जो हमने लार्जेस्ट प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है वो 50 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम है जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में अपने एक क्लाइंट के लिए किया है। सही है। तो ये चलें भाई, ये तो माशाल्लाह आपके जो अभी तक आपने टोटल काम किया है ये इसका एक वो है, एक ओवरव्यू है। अच्छा बेसिकली जब जो लोगों में एक सवाल आता है ना सोलर लगाने से पहले कि हम ये 5 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं या 3 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं, इससे हम कितनी बिजली की बचत कर सकते हैं या हमारे बिल में क्या फ़र्क आएगा। तो इस हवाले से अगर एक बेसिक आप 3 किलोवाट का बताएंगे भाई, ये 3 किलोवाट का कोई सिस्टम लगाता है कितनी एनर्जी सेव कर सकता है? टोटल हम अगर इसमें बात करें कराची के वेदर को मद्देनज़र रखते हुए, कराची में जिस तरह का वेदर रहता है यहाँ पे हार्डली 1-1.5 महीना बारिश का है और यही 1-1.5 महीना सर्दियों का है। उसके अलावा यहाँ कंप्लीट हमें बहुत अच्छी सनशाइन मिलती है जिसकी वजह से ऑन एन ईयरली एवरेज पर किलोवाट 4 यूनिट पर डे बना रहे होते हैं। ये सालाना हमारा एवरेज आता है। सही है। वैसे अगर हम देखें तो गर्मियों के अंदर 1 किलोवाट का सिस्टम एक दिन में 5-5.5 यूनिट तक दे देता है। तो जब हम 3 किलोवाट की बात करते हैं तो पर डे हम नियरली 15 यूनिट बहुत ईजिली थ्रू आउट द ईयर कराची के अंदर जनरेट कर रहे होते हैं, अपार्ट फ्रॉम जुलाई एंड अगस्त जो कि जैसा कि आजकल आपके सामने ओवरकास्ट वेदर चल रहा है तो यहाँ पे बादल होते हैं तो ज़रा कम हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है कि जब लोग एस्टिमेट लेते हैं सोलर का तो कहीं लोगों को जो है वो रेट्स कुछ कम मिल रहे होते हैं, कहीं रेट्स कुछ ज़्यादा मिल रहे होते हैं, तो उस पर फिर लोग जो है ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि भाई ये फ़र्क जो है वो क्यों आ रहा है। तो उसको आप अगर अपनी कंपनी के उस पर ब्याह पे अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें कि इसमें क्या क्या फ़र्क होता है, जो एक मैं कहता हूँ जिसको नहीं पता कि वो इन चीज़ों को ज़रा मद्देनज़र रखे कि भाई कहाँ ये डिफरेंसेस आ सकते हैं, कहाँ वो क्वालिटी को चेक कर सकते हैं और कहाँ वो रेट से वो सेटिस्फाई हो सकते हैं। देखिए वहाज भाई, उसमें ये है कि कोई भी जब लेमैन मार्केट में जाता है ना तो उसको ये तो पता है कि मुझे कौन सी कंपनी का सोलर पैनल लगाना है। फिर यूजुअली लोग इन्वर्टर अपने बजट के हिसाब से डिसाइड कर रहे होते हैं, IP21 इन्वर्टर्स के ऊपर जा रहे होते हैं, उसमें बहुत प्रोफाइल इन्वर्टर्स भी लोग यूज़ कर रहे होते हैं जिनकी लाइफ हार्डली 1.5-2 साल से ज़्यादा नहीं होती है।
अच्छा, ये तो वो चीज़ें हैं जो मार्केट में सबको पता है, बैटरी भी सबको पता है, आप कहीं से भी उसकी दुकान से रेट ले सकते हैं। जो एक्चुअल चीज़ें जो कॉस्ट के अंदर इम्पैक्ट करती हैं वो दो मेन कंपोनेंट होते हैं, जिसके अंदर एक आते हैं आपके इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट, कि आपने कौन से वायर्स यूज़ किए और कौन से और किस क्वालिटी के ब्रेकर्स यूज़ किए। सही है। दूसरी चीज़ आ जाती है स्ट्रक्चर, कि आपने किस क्वालिटी का स्ट्रक्चर तैयार किया है और वो स्ट्रक्चर कितना हैवी है, कितना लॉन्ग ड्यूरेशन है उसका, और उसके अंदर किस तरह और किस स्केल का मेटल यूज़ किया गया है। सही है। और किस गेज का मेटल यूज़ किया गया है। तो ये चीज़ें कॉस्ट के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट करती हैं। आप बहुत सस्ता भी स्ट्रक्चर लोग बनवा लेते हैं। हमने देखा है बहुत सारी वीडियोस अभी पिछले दिनों भी सर्कुलेट हुई हैं स्ट्रक्चर उड़ने की, कराची के अंदर, जो आज से 10-15 दिन पहले। चलें, अभी हमने स्ट्रक्चर पे बात स्टार्ट की है, तो हम ये हमारे पीछे एक स्ट्रक्चर का एक समझ लें एग्जाम्पल मौजूद है, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। अक्सर जो है ना, मैंने जो है ना यहाँ पे लगे हुए देखे हैं, वो बेसिकली स्क्वायर ट्यूब जिसे कहते हैं, उस पर बेसिकली मैंने बने हुए देखे हैं, और जो बहुत हल्की ट्यूब होती है उस पर ये काफ़ी लोड जो है वो डाल दिया जाता है प्लेट्स का। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैट एनर्जी ने ये सिस्टम लगाया हुआ, और ज़रा ताहा भाई इसको ज़रा ब्रीफ करिएगा, या ज़रा पोल से ब्रीफ करें आप। पोल से भी नहीं वाज भाई, मैं कहूँगा हम बिल्कुल बेस, हमको चले बेस प्लेट से आपको दिखाते हैं। ये देखें, बेस प्लेट के नीचे हमने इसमें फाउंडेशन बनाई है। ये हमारी 15 इंच बाय 15 इंच की और 6 इंच हाइट की फाउंडेशन है, जो कि ज़मीन से 6 इंच पे है। उसके बाद हमने इसके अंदर ये जो प्लेट यूज़ की हुई है, ये 8 mm थिकनेस की प्लेट है। सही है। सही है। उसके अंदर ये हमने थ्रेड रॉड्स यूज़ किए हैं 12 mm के, और उसके साथ हमने SS। अच्छा, ये बोल्ट जो है वो कहाँ कनेक्ट हुए हैं नीचे आरसीसी से? ये आरसीसी तक गए हुए हैं। इस बोल्ट की लेंथ जो कि आपको ऊपर 1 इंच नजर आ रहा है, ये कम से कम भी 12 इंच इसके नीचे है। इसके नीचे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आप पोल पे आ जाए। ये पोल हमने 12 गेज और 115 mm डाया का यूज़ किया है, जो कि 4 इंच इनर डाया के साथ है। अब इसमें भी बड़ी एक चीज़ मार्केट में देखने को ये मिलती है कि लोग आउटर डाया 4 इंच कह के लोगों को पोल दे देते हैं मार्केट के अंदर के ये 4 इंच का पोल है। बेसिकली किसी भी पोल के अंदर जो डाया मेजर किया जाता है वो उसका इनर डाया किया जाता है, जिसको हम IDB कहते हैं, इनर डायामीटर। लोग आउटर डायामीटर के ऊपर पाइप खरीद रहे होते हैं, ये आउटर डायामीटर 4 इंच है, और ये 12 गेज है। अब इसमें आप, और ये 12 गेज कंफर्म है। अच्छा, आप इसमें अब 14 गेज पे चले जाएं, रेट कम है, 16 गेज पे मशीन कम है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ये जो हमारा प्राइमरी गार्डर लगा हुआ है, जिसको हम दूसरे लफ्जों में आई बीम कहलाती है, बीम भी कहते हैं सिर्फ अपने स्ट्रक्चर के अंदर के। ये नीचे वाला गार्डर बीम कहलाता है, ऊपर वाला अपर लेन कहलाती है, या दूसरे लफ्जों में ये प्राइमरी गार्डर है, ये सेकेंडरी गार्डर। सही है। अब ये जो हमारा प्राइमरी गार्डर इस वक्त लगा हुआ है, ये प्राइमरी गार्डर 5 mm थिकनेस का है, और 1 फीट के अंदर इसका 2.5 किलो वेट है। सही है। और ये हमने बहुत सारी जगहों पे 18 फीट के स्पैन के ऊपर भी डाला है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की स्ट्रक्चर में वाइब्रेशन नहीं है। उसके बाद जो हमारा सेकेंडरी गार्डर आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा 3 mm का गार्डर है, और ये 1 फीट में 1.5 किलो होता है। और अब इस तरह जो स्ट्रक्चर की हमारी बेस है वो क्वाइट स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये तकरीबन 18 फीट के स्पैन के ऊपर ये गार्डर डले हुए। सही है। और कहीं किसी भी तरह का आप गार्डर में देख सकते हैं झोल नहीं आ रहा, कोई सैगिंग नहीं हो रही। 6 महीने में भी कोई झोल नहीं है। 6 महीने से ज़्यादा होगा, ये दिसंबर का हमारा इंस्टॉल्ड सिस्टम है। ठीक है, ठीक और है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन इस स्ट्रक्चर के अंदर आज भाई आप चाहें जितना जोर लगा लें, किसी भी तरह की सैगिंग नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है। वाइब्रेशंस के लिए हमने सपोर्ट जहाँ रिक्वायर्ड थी वहाँ लगाई हुई है। अच्छा, ये तो देखें इनफ है इस सिस्टम के लिए। इसमें जो है टोटल 12 प्लेटें लगी हुई हैं। 12 प्लेटें लगी हुई हैं, कैनेडियन 570 वाट की डबल ग्लास बाइफेशियल पैनल्स हैं। और ये वैसे 6 किलोवाट का सिस्टम है ये तकरीबन 6.5 किलोवाट 6.5, हाँ 580। सही है, सही है, ठीक है। ये नियरली 6.25 किलोवाट का सिस्टम हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें इस तरीके, इधर से दिखाएं ज़रा आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, लेंथ में ऐसे 4 बीम्स लगी हुई है, जिससे सोलर पैनल जो है वो सारे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे पोल्स के साथ जो है वो इन 2 बीम्स को कनेक्ट किया गया है। तो बहुत माशाल्लाह हैवी स्ट्रक्चर है ये। और प्लेट्स को जो है ना, आपने किस तरीके से कनेक्ट किया था, आप इसके बारे में ज़रा बताइएगा। हमने इसमें 2 स्ट्रिंग्स बनाई हुई हैं 6 पैनल्स की ना। सही है। क्योंकि हमने इसके साथ इन्वेरिक्स का नाइट्रॉक्स का इन्वर्टर लगाया हुआ है, तो वो हमने 6 की 2 स्ट्रिंग्स इसमें बना के 6 पैनल्स की लेके गए। सही है। क्योंकि उसकी कैपेसिटी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और हाईलाइट करूँगा कि आप ऊपर देखिए, जितना भी वायर है वो वेरी नीटली आपको अगर नजर आए वीडियो में, तो केबल टाई से टाई हुआ है, कोई लूज नहीं है। उसके बाद ये देखें आप, यहाँ से जितना भी वायर जा रहा है ये सारा वायर कंप्लीट है, कोई भी हमने इसमें वायर ओपन नहीं छोड़ा। अपने एंड से हमने क्लीननेस ये दिखाएं ज़रा। ये बीम के साथ जो पाइप चल रहा है ना, तो ये जो भी वायर था वो उस पाइप के थ्रू होता हुआ गया है, यहाँ से होता हुआ जाके ये पाइप यहाँ से टोटल प्रॉपर जो है पाइप के ज़रिए डाउन हो रहा है। अक्सर जो है वो यहाँ पे जो है वो फ्लेक्सिबल के ज़रिए इसको डाल के नीचे डाउन किया जाता है, बट यहाँ पे प्रॉपर जो है वो जो पाइप इस्तेमाल होता है वो यहाँ पे किया गया है। तो ये तो उसके स्ट्रक्चर पे हमारी बात हो गई। अच्छा, इनको किस तरीके से बोल्ट किया गया, ज़रा इसके बारे में बता दें। पैनल्स को स्ट्रक्चर के साथ जो एसएस के ताइवान 304 एसएस के नट बोल्ट यूज़ किए हैं, जिसको चाहे आप वीडियो में भी दिखा सकते हैं कि कोई ठीक नहीं है 6-7 महीने के बाद भी। और उसके ऊपर हमने एल्युमिनियम के 50 mm के क्लैंप यूज़ किए हैं। सही है। लोग मार्केट के अंदर 25 mm के 30 mm के क्लैंप यूज़ कर रहे हैं। सही है। लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड है वो 50 mm के ऊपर हम लोग वर्किंग करते हैं। देखिए एसएस में तो वैसे भी रस नहीं आती। एक तो चीज़ ये हो गई, मतलब लॉन्ग लाइफ होता है। दूसरा ये कि जो
इन्होंने क्लैंप जो इन्होंने एलुमिनियम के यूज़ किए हैं, सिल्वर के जो एलुमिनियम जिसे कहते हैं वो आउरफ आम में, तो वो तो वैसे ही रस्ट प्रूफ होता है। तो दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके लिए आप बेफिक्र हो सकते हैं, बस टाइटिंग सही होनी चाहिए। टाइटिंग सही होगी तो फिर ये कहीं नहीं जाता है, पैनल पक्का हो गया अपनी जगह पे। तो ये बेसिकली अभी दोस्तों हमने आपको ऊपर का स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया है। अब ज़रा हम नीचे की तरफ चलेंगे जहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है। और मेन चीज़ जो इलेक्ट्रिकल्स होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि भाई इसमें आपने कौन सी केबल्स यूज़ किए हैं, कौन से ब्रेकर्स यूज़ किए हैं। तो ज़रा नीचे चलते हैं, ज़रा वो ज़रा देखते हैं और ज़रा ताहा भाई से ये भी पूछेंगे सिस्टम जो है वो कितनी पावर जनरेट कर रहा है और जिन्होंने ये सिस्टम लगाया हुआ है उनकी कितनी जो है वो यूनिट्स में जो है वो कितनी बिजली की बचत हो रही है। अच्छा भाई दोस्तों, हम नीचे आ गए और इंडोर में यहाँ पे जो इन्वर्टर लगा हुआ है और जो ब्रेकर्स है तो उस पर ज़रा बात कर लेते हैं, ज़रा इलेक्ट्रिकल से बात कर लेते हैं। तो ज़रा ताहा भाई इसको डिफाइन करिएगा, पहले इन्वर्टर से आप बताएं ज़रा। अच्छा वाज भाई, यहाँ पे हमने इन्वेरिक्स का नेटवर्क यूज़ किया है 6 किलोवाट का, और इसके साथ अगेन यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स दे दूँ जो ब्रेकर्स की हमने लगाई हुई है कि एसी के इन एंड आउट के हमारे ब्रेकर्स लगे हुए हैं, और ये एसी की एसपीडी लगी है। फिर ये हमारे पास बैटरी ब्रेकर लगा हुआ है 125 एम्पेयर का। फिर ये हमारे पास सोलर पैनल से जो वायर आ रहा है पीवी का, उसका ब्रेकर लगा हुआ है, और ये उसकी डीसी की एसपीडी लगी हुई है। अच्छा, एसपीडी ज़रा क्विकली बता दें कि किस लिए इस्तेमाल की जाती है। एसपीडी इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि आने वाले किसी भी जर्क को ये ग्राउंड कर देती है, ये अर्थिंग के साथ कनेक्ट होती है, तो सिस्टम के ऊपर आपको कोई इम्पैक्ट नहीं आता, आपके अप्लायंसेस के ऊपर भी इम्पैक्ट नहीं आता, और आपका इन्वर्टर भी प्रोटेक्टेड रहता है। दो ये जो इन्वेरिक्स का इन्वर्टर है ये IP65 है, एंड इन माय ओपिनियन ये जो इन्वेरिक्स के नाइट्रॉक्स सीरीज़ के IP65 इन्वर्टर है, ये पाकिस्तान में अवेलेबल बेस्ट हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं, और इनकी लाइफ बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं जिस तरह के यहाँ पे इंस्टॉल हुए हैं, थोड़े से डस्टी इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल हुए हैं, बट क्योंकि ये डस्ट प्रूफ है तो अगर हम इसको ओपन करेंगे इसके अंदर किसी भी तरह की डस्ट नहीं होती। इसके साथ हीट सिंक लगा हुआ होता है, किसी भी तरह के फैंस नहीं होते। अगर फैन हो और वो डस्टी इन्वायरमेंट में लगे हों वो इन्वर्टर्स, तो वो ख़राब होते हैं। वो फैन सबसे पहले उसमें एरो फैन का आता है, तो उनके फ़ैन ख़राब हो जाते हैं। तो ये भी क्लाइंट को पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो कहाँ पे इन्वर्टर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उन्हें ये पता होना ज़रूरी है कि किस क्वालिटी का और किस IP रेटिंग का उन्हें इन्वर्टर इंस्टॉल करना है। ज़्यादातर लोग इन्वर्टर गैराजेस में, बालकनीज में लगा रहे होते हैं, तो वहाँ पे IP65 इन्वर्टर होना बहुत ज़रूरी है, और इन IP65 इन्वर्टर्स की लाइफ बहुत अच्छी होती है कंपेयर टू IP21 इन्वर्टर, और उसके साथ साथ थोड़े से ये कॉस्टली भी होते हैं, अगेन क्योंकि उसका इम्पैक्ट है इनकी लाइफ के ऊपर आता है। अच्छा, इसमें लाइफ का कितना फ़र्क आ जाता है अगर ये इन्वर्टर लगाया और जो फ़ैन वाला जो होता है, जो जिसकी IP65 रेटिंग नहीं होती, इसकी लाइफ में और उसकी लाइफ में कितना फ़र्क होता है? देखिए महाज भाई, जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसमें मैंने ये देखा है कि आपके जो IP21 जो फ़ैन वाले इन्वर्टर्स आ रहे होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स के मार्केट में अवेलेबल हैं, साल डेढ़ साल के अंदर उनमें कोई ना कोई किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। अब ये आपके सामने एक बहुत ही डस्टी इन्वायरमेंट में इन्वर्टर इंस्टॉल्ड है, इसमें हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। अच्छा, अब इसके साथ साथ इस इन्वर्टर के अंदर ये टच डिस्प्ले आता है जिसके अंदर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। हम ये टीवी पे क्लिक करेंगे या टीवी के आउटपुट की सारी डिटेल हमें बता देगा, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर स्क्रीन पर आ रही होती हैं, और ये बहुत अच्छे फंक्शन के साथ आता है। इसके अंदर बहुत अच्छा एक फंक्शन है टाइम ऑफ यूज़ का, कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है पीक आवर्स की, तो उसमें वो टाइम मैनुअली सेट करके और इसको पीक आवर्स के दौरान बैटरी पे लोग अपने सिस्टम्स को ले जाते हैं, जैसे कि ये हमारे क्लाइंट भी करते हैं इस तरह से ना, ताकि बिल में जो एक्स्ट्रा यूनिट लग रहे होते हैं और हैवी चार्ज लग रहा होता है, लोग उससे भी इसको सेव कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बेसिकली हमने इन्वर्टर की बात कर ली। अच्छा, इलेक्ट्रिकल्स में मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि उमूमन जो है ना इंस्टॉलेशन जो होती है ना उसमें एसपीडीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लोग नहीं करते। तो एसपीडी का मकसद यही है यहाँ पे कि जो भी वोल्टेज में स्पाइक्स आती है ना, अननेसेसरी स्पाइक्स जो होती है, तो वो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस जो होती हैं वो उसको बेसिकली प्रोटेक्ट करती हैं। पहले वो यहाँ से प्रोटेक्ट होगा, समझ लें एक तरीके से वोल्टेज फिल्टर होता हुआ जाता है, तो यहाँ से फिल्टर होकर फिर इस ब्रेकर पे आएगा। तो यानी कि डबल प्रोटेक्शन है इसमें, यहाँ से सर्ज प्रोटेक्शन है, उसके बाद फिर अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोड होता है तो वो ब्रेकर उसको यहाँ से कवर करता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बात भाई जो आप उसके ऊपर पूछ रहे थे, जिसमें मैंने जिक्र भी किया था कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो हैं वो कॉस्ट के अंदर काफ़ी इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये हमने AC ब्रेकर श्नाइडर के ओरिजिनल लगाए, ये ब्रेकर मार्केट के अंदर नॉर्मली बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऐसे ही सेम आपको लगेगा, और 1000-1200 रुपये के मिल रहे हैं। इस एक ब्रेकर की 2 पोल 32 एम्पेयर की कॉस्ट 6000 रुपये है, जो कि आप मार्केट के अंदर ओरिजिनल जो लोग दे रहे हैं वो आपको वेरीफाई भी कर देंगे इस चीज़ को। अब ये एक चीज़ 6000 की लगी है, इसी की जगह हम एक चीज़ 1000-1200-1500 रुपये की लगाएं तो ओवरऑल सिस्टम की कॉस्ट में बड़ा फर्क आता है, जो कि आप डिस्कस हमने किया भी था। अब यहाँ पे ये जो DC वायर यूज़ हुआ है, जो कि PVC में नज़र नहीं आ रहा, ये XLPO वायर है पाकिस्तान केबल का। सही है। और ये वायर 1500 वोल्ट होता है। अच्छा, लोगों को ये नहीं पता, लोग कहते हैं 4 mm 6 mm वायर लगाएं DC के अंदर,
डीसी के अंदर वायर की थिकनेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी वोल्टेज रेटिंग क्या है, क्योंकि डीसी जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हाई वोल्ट पे चले आते हैं। बिल्कुल ऐसे हम ऑन ग्रिड सिस्टम लगा रहे होते हैं, हम 18-20 पैनल भी लगा रहे होते हैं सीरीज के अंदर, तो हमारा वोल्टेज 1000 टच कर रहा होता है। जब हमारा वोल्टेज 1000 है तो हमारे वायर की रिक्वायरमेंट 1500 वोल्ट पे चलती है। बिल्कुल ऐसे ही है, जो कि नॉर्मली लोग नहीं लगा रहे होते। मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है कि लोग 700 वोल्ट के वायर लगा रहे हैं, 1000 वोल्ट के लगा रहे हैं। तो जो 1000 वोल्ट का वायर है वो कंपनी स्टेट करती है कि उसका रेटेड वोल्टेज 700 है। तो हमें ये चीज़ें भी लोगों को नहीं पता, ये चीज़ें कॉस्ट में ऐड कर रही है। प्लस हमारा ये वायर पाकिस्तान केबल यूज़ हुआ हुआ है, इसके अंदर हमारा ये AC वायर पाकिस्तान केबल का है, सारा का सारा DC भी पाकिस्तान केबल यूज़ हुआ हुआ है, ये बैटरी वायर भी हमारा इसके अंदर पाकिस्तान केबल का यूज़ हुआ हुआ है। ये चीज़ें कॉस्ट ऐड करती हैं। हम किसी भी लो केबल पे जाएंगे तो हमारे कॉस्ट के अंदर बहुत इम्पैक्ट आता है, इवन 50% की वायरिंग की कॉस्ट में इम्पैक्ट आ जाएगा हमारा। तो ये जो मैट एनर्जी का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे ये दिखाने का मकसद ये है आपको कि ये किस क्वालिटी पे काम कर रहे हैं। देखें, हमारा जो कंपनी का मेन काम करने का जो कहने प्रिंसिपल है वो यही है कि अगर किसी प्रोजेक्ट में वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर हमें अपनी कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, मार्जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, हम कर लेते हैं, बट ये हमारा स्टैंडर्ड है। हम इससे नीचे के लेवल के ऊपर काम नहीं कर रहे होते हैं, इससे सब स्टैंडर्ड, इससे लो क्वालिटी की कोई भी चीज़ हम किसी भी साइड के ऊपर नहीं यूज़ कर रहे होते। ऐसा नहीं है कि अगर कहीं हमें मार्जिन कम है तो वहाँ पे हम लो क्वालिटी चीज़ें लगा के अपने मार्जिन को बराबर कर लें। हमारे काम करने की एक क्वालिटी, एक स्टैंडर्ड हमने मेंटेन किया और हम हर जगह उसी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। तो चले भाई दोस्तों, ये ताहा भाई का इंट्रोडक्शन था, इनकी कंपनी का इंट्रोडक्शन था और किस तरीके से ये काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बताया। बाकी यहाँ पे ताहा भाई का भी नंबर मैं मेंशन कर दूंगा, मैट एनर्जी का, और मेरा यहाँ पे भी नंबर मेंशन है। अगर आपको सोलर से रिलेटेड कोई क्यूरीज़ हैं या आप सोलर लगवाना चाहते हैं तो नंबर से आप रब्ता कर सकते हैं। बाकी पे दोस्तों मैंने सोचा था कि एक डिटेल वीडियो सोलर के हवाले से बनाई जाए और ये समझ लें कि स्टार्टिंग है। अब इस पर अगर आपकी कोई क्यूरीज़ आती हैं और कोई इस पर सवालात आते हैं तो साइट्स जो हैं वो यहाँ पे बहुत हैं। ताहा भाई जो है वो ऑन ग्रिड पे भी काम करते हैं। अभी तो हमने ऑन ग्रिड पे बात ही नहीं करी बिल्कुल भी। आज भाई मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे ऑन ग्रिड के अंदर, जैसा कि मैंने जिक्र किया, रेजिडेंशियल में हमारे 50 किलोवाट तक के भी सिस्टम्स लगे हुए हैं। अच्छा। और इंडस्ट्रियल भी मैंने आपको बताया कि 200 किलोवाट एक हमारा अप एंड रनिंग है, हम उसको कवर कर सकते हैं। तो मैं ये आपसे ख़ास रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे साथ चलें और हम उसको कवर करते हैं। और जो ऑन ग्रिड सिस्टम्स हमारे लार्ज स्केल भी लगे हुए हैं, ताकि बहुत सारे लोग आपके व्यूवर्स ऐसे भी होंगे जो अपनी फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में लगाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम जाके उनको क्वालिटी दिखा सकते हैं, तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने किस तरह का काम तो किया। बेसिकली उस तरफ भी हम इंशाल्लाह जाएंगे। मैंने कहा था स्टार्टअप यहाँ से लूँ मैं एक हाइब्रिड सिस्टम से, जो 6 किलोवाट उमूमन एक हर घर की ज़रूरत है। यानी कि अगर आप 6 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो आप एक घर को इजीली रन कर सकते हैं सोलर पे। और एस्टिमेट इसका क्या होता है, तकरीबन कितनी जो है ये बिजली कितने यूनिट्स में हमें महीने की बना के देता है? देखिए, 6 किलोवाट का सिस्टम बहुत ईजिली आपको 650-700 यूनिट का ऑन एन ईयरली एवरेज बना के देता है। गर्मियों में ये 800-850 तक भी चले जाता है पर मंथ, ये बता रहे हैं आप? जी, ये पर मंथ की बात हो रही है। अच्छा, अगर अब मैं बात करूँ कि हम हाइब्रिड सिस्टम की जब बात करते हैं तो ये भी हम पूछते हैं कि हम क्या लोड इस पर चला सकते हैं। तो इस पर हम बहुत आराम से 1.5 टन के 2 AC, उसके साथ नॉर्मल रूटीन के फ्रिज, एक डीप फ्रीज़र, 7-8 पंखे और अनलिमिटेड लाइट चला सकते हैं। घर में जितनी भी चीज़ें हैं सभी इस्तेमाल बहुत आराम से हाइब्रिड सिस्टम एक नॉर्मल घर के अंदर बहुत आराम से 6 किलोवाट का यूज़ हो रहा होता है, जहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो हम ऑन ग्रिड की बात कर रहे हैं उसके एक डिफरेंट फीचर्स हैं, और बिलिंग में जो लोग रिडक्शन चाहते हैं, बिलिंग को रिड्यूस करना चाहते हैं, उसके लिए ऑन ग्रिड बहुत अच्छा ऑप्शन है। उस पर फिर इंशाल्लाह किसी और दिन बात करेंगे। और अगर आप कमेंट्स में बोलते हैं तो फिर इंशाल्लाह दोबारा ताहा भाई को हम जहमत देंगे और उनकी एक ऑन ग्रिड साइट पर हम लोग जाएंगे, वहाँ पर कंप्लीट इनका सेटअप देखेंगे। तो दोस्तों काफ़ी डिटेल वीडियो हो गई है और आई होप काफ़ी सवाल हैं इसमें जो हमने कवर किए होंगे। मज़ीद अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में सवाल को कवर करेंगे। तो चले भाई दोस्तों, ये था आज का व्लॉग। आई होप आप दोस्तों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।